चैंपियंस लीग की वापसी हो चुकी है दोस्तों। राउंड ऑफ 16 के मैचेस आज से खेले जाएंगे और अब जो है मस्ती का समय खत्म हो चुका है। दिस इज़ द रियल डील। अब कोई स्कोप नहीं है मैसअप करने का, कोई गूफ अप करने का। यहाँ से हर टीम के पास एक बहुत अच्छा चांस है चैंपियंस लीग में आगे जाने का, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा सीजन है जिसमें कोई भी टीम ना पूरी नहीं है। कोई भी टीम आप ऐसे नहीं कह सकते नेल्ड ऑन कि हाँ ये परफेक्ट टीम है या ये फेवरेट्स है। हाँ ऑब्वियसली आप एक दो टीमों को बाकी टीमों से ऊपर रखेंगे, लेकिन जो भी टीम है ना, मतलब इस राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में एक आध टीम को छोड़ के 12-13 टीम्स के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ इन सभी टीम्स में वो बात है कि शायद सेमीफाइनल तक तो ये जा सकते हैं। तो राउंड ऑफ 16 है, ब्रैकेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कौन टीम किससे खेलेगी अगर जीत जाते हैं अपने अपने राउंड ऑफ 16 के क्लैश। क्वार्टर फाइनल्स क्या हो सकते हैं, सेमीफाइनल्स क्या हो सकते हैं, फाइनल्स क्या हो सकते हैं, हम सबको पता है ऑलरेडी। तो उसी की बात करेंगे। राउंड ऑफ 16 में किस हिसाब से मैचेस हैं प्रीव्यू करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, मेरे क्या प्रिडिक्शन है हर मैच को लेके। फर्स्ट लेग के ऑब्वियसली फर्स्ट लेग की बात करेंगे हम, फर्स्ट लेग हैं आज रात से, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट पे नज़र डाल लेते हैं। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड चेल्सी वर्सेस पीएसजी खेलेंगे, उनके साथ हैं ब्रैकेट में लिवरपूल और गैलेटासराय। नीचे अगर चले इसी ब्रैकेट में तो मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला है रियल मैड्रिड से, यहीं पे ही अटलांटा बायर्न म्यूनिख भी आपस में खेलेंगे। दूसरी तरफ आ जाएं तो आपके पास हैं न्यूकासल यूनाइटेड और बार्सिलोना, उनके ब्रैकेट में है एटलेटिको मैड्रिड और टॉटनहम हॉटस्पर। नीचे अगर आप देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग ब्रैकेट जहां पर स्पोर्टिंग के साथ है बोडो ग्लिम्ट, द स्टोरी ऑफ दिस चैंपियंस लीग सीजन सो फार दोस्तों, और आर्सेनल विल टेक ऑन बायर लेवरक्यूसन। तो इस तरीके का हमारा राउंड ऑफ 16 का लाइनअप बन चुका है। तो अब एक एक करके मैचेस की बात करते हैं और मैचेस पे चलते हैं। मुझे क्या लगता है कि क्या होगा, तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू स्टार्ट विद चेल्सी वर्सेस पीएसजी, और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैच है। ये है नाइट 2 पे चेल्सी पीएसजी, आज रात को नहीं है, कल रात को होगा चेल्सी पीएसजी। अब देखिए इसमें ना स्टोरी लाइन काफ़ी अटैच्ड है। पीएसजी आएगी एक बदले की भावना के साथ कि भाई जो हमारे साथ हुआ था क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में उसका हमको बदला लेना है। वी हैव टू सेट सम थिंग्स राइट। जो हुआ था उस क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में वो नहीं होना चाहिए था। लुइस एनरिके से भी पूछा था राउंड ऑफ 16 से पहले कि कौन सी एक टीम है जिसको आप खेलना चाहेंगे नॉकआउट्स में, तो वो एक रिवेंज की फीलिंग होगी पीएसजी के मन में। यहीं पे ही अगर हम चेल्सी की बात करें तो चेल्सी का सीज़न भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है। ऑब्वियसली जिस मैनेजर ने क्लब वर्ल्ड कप जिताया था चेल्सी को वो मैनेजर अभी नहीं है, लियम रोजीनियर आए हैं। लेकिन जितना आई फील लोग कह रहे हैं कि ये पीएसजी के फेवर में मैच है, मुझे उल्टा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 50-50 गेम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पीएसजी आर हैवी फेवरेट्स, पीएसजी फेवरेट हो सकते हैं बट ज़्यादा से ज़्यादा 55-45 बोलूँगा मैं। आई फील इट इज़ अ वेरी क्लोज एनकाउंटर जिसको प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि कई सारे इसके रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि लियम रोजीनियर जो मैनेजर हैं चेल्सी के, वो लीग से आए हैं और उनको पीएसजी के अगेंस्ट खेलने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, और स्ट्रासबर्ग के साथ उन्होंने पीएसजी के अगेंस्ट अच्छे और क्लोज मैचेस भी खेले थे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी शायद वैल्यू अभी उतनी नहीं दी जा रही है, जिसको जितना वेटेज नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए, जितना देना चाहना चाहिए। मेरे हिसाब से लियम रोजीनियर को एक्सपीरियंस है और वो इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। पीएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो फाबियन रुइज नहीं है, जाओ नेवेज नहीं अवेलेबल हैं फर्स्ट लेग के लिए। विटीनिया खेलेंगे 6 में जायर एमरी और सनी मयूलू के साथ। तो फिजिकलिटी की कमी आपको देखने को मिल सकती है पीएसजी की तरफ से, बट टेक्निकल मिडफील्ड होगी बहुत ज़्यादा। पीएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं उनके पेन पॉइंट्स की बात करूं कि क्या उनके साथ अभी प्रॉब्लम हो रही है इस सीज़न में, तो उनका आप देखेंगे तो लीग का सीज़न वैसा नहीं जा रहा है जैसा लास्ट सीज़न गया था। जो उनकी डोमिनेशन थी ना लीग में, वो इस सीज़न वैसी देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा टाइट जा रही है टाइटल रेस, सिर्फ 1 पॉइंट का गैप रह गया है उनमें और आरसी लॉन्स में। तो ये टाइटल रेस ना खिंचेगी। अभी ऐसा नहीं है कि टाइटल रैप कर दिया है पीएसजी ने फरवरी तक और अब वो सिर्फ अपना पूरा फोकस लगा सकते हैं चैंपियंस लीग में, ऐसा नहीं है। उनकी लीग टाइटल रेस भी काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाएगी, और जो पीएसजी के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। 1 पॉइंट का जैसा मैंने कहा गैप है दोनों ही टीमों में, लॉन्स और पीएसजी में, जिसमें से लॉन्स अवे अभी पीएसजी को खेलना बाकी है। अब अगर हम इसी सीजन बात करें पीएसजी के लीग कैंपेन की, तो टीम्स जैसे मोनाको, अभी मोनाको ने उनको रिसेंटली हराया था, स्ट्रासबर्ग ऑलरेडी उनको हरा चुकी है, लॉन्स, रेन
इन सब टीमों ने ऑलरेडी पीएसजी को एक एक मैच हराया हुआ है इस सीजन लीग में। तो इतनी ज्यादा फुटबॉल खेली है पीएसजी ने, और चेल्सी ने भी बहुत फुटबॉल खेली है। जो एक स्टैट आ रहा था कि पीएसजी ने ना 100 से ज्यादा मैचेस खेल लिए हैं, तो वो फटीग और लैक ऑफ स्क्वाड डेप्थ अब कैचअप कर रहा है पीएसजी के साथ। आउट मसल हो जा रहे हैं कुछ मैचेस में, इंटेंसिटी मैच नहीं कर पा रहे अपोनेंट्स की, और ये होता है जो टीमें आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिवली प्रेस करती हैं, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से खेलती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होना लाजमी है। तो ये आसान मैच नहीं होने वाला है पीएसजी के लिए चेल्सी के अगेंस्ट। एक और जो चीज हो रही है पीएसजी के साथ गड़बड़, वो ये है कि क्वारात्स्केलिया का सीजन इतना कुछ खास जा नहीं रहा है। क्वारात्स्केलिया वैसी फॉर्म में नहीं है जैसे लास्ट सीजन फॉर्म में थे, और बारकोला जब लेफ्ट पे खेलते हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। और बारकोला का हमें पता है कि कुछ मैचेस में बहुत ही अच्छा खेलेंगे, लेकिन इन फ्रंट ऑफ गोल ही इज़ नॉट वेरी क्लिनिकल। पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है पीएसजी की वो आ जाती है डेज़िरे डुए पे। इंडिविजुअल ब्रिलियंस डेज़िरे डुए की, अगर वो उस दिन कुछ कर पा रहे हैं तो पीएसजी के लिए कुछ चीज़ अच्छी हो जाती है। वरना जैसे हमने देखा था कि मोनेको अगेंस्ट भी पीएसजी स्ट्रगल कर रही थी, दोनों लेग्स में मोनेको को रेड कार्ड मिला। डेज़िरे डुए बेंच से आते हैं फर्स्ट लेग में और आके अपना कमाल दिखाते हैं। तो डेज़िरे डुए एक प्लेयर होंगे जिनको रोकना बहुत ज़्यादा असेंशियल होगा अगर चेल्सी को आगे जाना है इस टाइम में तो। और एक लैक ऑफ लेफ्ट फुटेड विंगर की जो राइट साइड पे खेल सके, फील्ड के राइट साइड पर अटैक के खेल सके पीएसजी के लिए, उसकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है पीएसजी को। और यही रीज़न था कि क्यों पीएसजी मस्तंतुओं के पीछे भी थे ट्रांसफर विंडो में। तो सारे ही उनके ना एक तरीके के प्लेयर्स हो गए हैं टीम में। बारकोला भी लेफ्ट में ही खेलते हैं, क्वारात्स्केलिया भी लेफ्ट में ही खेलते हैं, डेज़िरे डुए भी लेफ्ट में ही खेलते हैं। एक और चीज़ की मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर हम हाईएस्ट हाई लाइन की बात करें एवरेज, तो बार्सिलोना के बाद जो सेकंड सबसे ऊपर हाई लाइन है इस सीजन, या सेकंड हाईएस्ट हाई लाइन की अगर आप बात करें तो पीएसजी की है। तो पीएसजी के पास अगर बीच में फिजिकल मिडफील्डर्स नहीं हैं, चेल्सी के पास मोइसेस काइसेडो, एंजो फर्नांडिस, आंद्रे सैंटोस जैसे खिलाड़ी हैं जो बॉल जीत सकते हैं। प्लस अगर आप रनर्स खिला दें जैसे एस्तोवा हो गए, नेटो हो गए, गर्नाचो वगैरह हो गए, जिनमें पेस बहुत अच्छा है, तो ये पीएसजी को हर्ट कर सकते हैं। कैंगिनली एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो पीएसजी के लिए बेंच से आके डिफरेंस मेकर हो सकते हैं, बट चेल्सी काउंटर पे हर्ट कर सकती है पीएसजी को। पहला लेग पार्क देस प्रिंसेस में, तो ये फायदा है चेल्सी के लिए कि सेकंड लेग स्टैमफर्ड ब्रिज में होगा, विदाउट जाओ नेवेस, विदाउट फाबियन रुइज। एक बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पे आप एटलीस्ट लीड से बच के आए स्टैमफर्ड ब्रिज में। ऐसा नहीं हो कि आप ये मैच हार जाएं और आपको 1 गोल या 2 गोल का डेफिसिट है वो उतारना हो स्टैमफर्ड ब्रिज में, वो थोड़ी सी फिर चीज़ गलत हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा मौका कि अगर चेल्सी हारे भी ना ये मैच तो स्टैमफर्ड ब्रिज में हम अच्छा कर सकते हैं। और चेल्सी का ओवरऑल अवे फॉर्म भी इस सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है, तो एक बहुत बढ़िया मौका है चेल्सी के पास। रेस्ट मिल गया था एफए कप में मिड वीक में कई सारे प्लेयर्स को। अब देखते हैं किस तरीके की लाइनअप खिलाते हैं लियम रोजिनियर। चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑब्वियसली टोसिन बदियाशील खेल लिए थे उस दिन, फोफाना, चालोबा, जेम्स, कुकुरेया, गुस्तो, यही प्लेयर्स खेलने वाले हैं। हो सकता है क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में जो हमें लाइनअप देखने को मिली थी जहाँ पे गुस्तो और रीस जेम्स दोनों खेल लिए थे, जहाँ पे जेम्स मिडफील्ड में खेल रहे थे, ये हमें देखने को मिल सकता है। और मुझे देख के लगता है कि शायद कुछ इसी तरीके की लाइनअप होगी। आंद्रे सैंटोस को क्योंकि एफए कप वाले मिड वीक में खिलाया था लियम रोजिनियर ने, तो शायद अभी आंद्रे सैंटोस को आप देखेंगे कि वो नहीं खेलेंगे इस मैच में। आई फील गुस्तो राइट बैक होंगे, मिडफील्ड होगी आपकी काइसेडो और जेम्स की, एंजो खेल रहे होंगे 10 में, राइट में होंगे कोल पामर, आगे स्ट्राइकर होंगे जाओ पेड्रो, और लेफ्ट पे नेटो या गर्नाचो में से कोई खेलेगा। आई थिंक इट वुड बी पेड्रो नेटो इन ऑल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि गर्नाचो ने अभी 2 90 मिनट, एक तो 120 मिनट खेल लिया है, तो 2 मैच उन्होंने खेल लिए हैं लगातार। तो आई डोंट थिंक सो कि गर्नाचो ये मैच स्टार्ट करेंगे। तो रीस जेम्स, एंजो फर्नांडिस, आपके पास मोइसेस काइसेडो, फिर मालो गुस्तो हैं आपके पास जो वो भी बॉल विन कर सकते हैं। कुकुरेया भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लेके आते हैं जब वो इन्वर्ट करते हैं मिडफील्ड में। काफ़ी अच्छे बॉल विनर्स हैं आपके पास, बट क्रॉसेस को डिफेंड करना होगा। कटबैक्स हमारे बहुत ज़्यादा इजीली हम कंसीड करते हैं, ट्रांजिशन में हमारी डिफेंडिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका हमें ध्यान रखना होगा। टेक्निकल मिडफील्ड है ना जो पीएसजी की, उसको रोकना होगा, उस पर हम उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वरना हमारे लिए गेम ओवर हो जाएगा। बट आई फील वी हैव द वेपन्स, वी हैव द टूल्स जो हम पीएसजी को रोक सकते हैं। तो माय प्रेडिक्शन फॉर द फर्स्ट लेग इज गोइंग टू बी अ 2-2 ड्रॉ। मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये फर्स्ट लेग 2-2 ड्रॉ होगा, और सेकंड लेग में जब स्टैमफर्ड ब्रिज पे होगा वहाँ पे हमें एक्चुअल विनर देखने को मिल सकता है। बाकी आगे देखते हैं इस फर्स्ट लेग में क्या होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी लिवरपूल गैलाटासराय की। मेरे लिए ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच है, ऑल्दो गैलाटासराय ने लिवरपूल को हराया था ग्रुप फेज में, बट आई फील कि लिवरपूल के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन है, क्योंकि लीग सीज़न उनका डन हो चुका है। प्रीमियर लीग में भी मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट इनटू द टॉप 4 टॉप 5, और अभी जिस तरह से उनके रिजल्ट्स रहे थे, आई थिंक ये एक कंपटीशन है जहाँ पे वो पूरा फोकस करेंगे। ऑन दी अदर एंड गैलाटासराय का स्क्वाड बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, ओसिमेन वगैरह अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है, बट मुझे ऐसा लगता है
कि अ बिग यूरोपियन नाइट एट एनफील्ड, स्पेशली जब सेकंड लेग गैलेटासराय वहाँ खेलने आएगी, तो लिवरपूल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ऑन द नाइट आई फील गैलेटासराय ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ निकाल ले, बट ओवर द कोर्स ऑफ 2 लेग्स मैं देखता हूँ कि लिवरपूल क्वालिफाई कर जाएगी। क्योंकि अगर आप यूवेंटस वाला मैच भी देखेंगे गैलेटासराय का, जिस तरह से गैला ने क्रम्बल किया था सेकंड लेग में, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मुझे लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे अगेंस्ट लिवरपूल ऑन अ बिग चैंपियंस लीग नाइट। एनफील्ड वाला फैक्टर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। और देखिए लिवरपूल कैसी भी फॉर्म में हो, आई फील क्वालिटी में गैप बहुत ज़्यादा है लिवरपूल और गैलेटासराय में। और ये सीज़न कुछ कुछ ऐसा रहा है जहाँ पे टीम्स ने है ना अपने लीग में अच्छा नहीं किया, बट चैंपियंस लीग में दे आर फाइंडिंग सोल्यूशंस, दे आर फाइंडिंग वेज कि किस तरह से मैचेस जीत के आगे जाया जा सकता है। और लिवरपूल उन टीम्स में से एक है। तो मुझे लग रहा है कि लिवरपूल यहाँ पे टाई तो क्वालिफाई कर जाएगी, आगे निकल जाएंगे, बट इस लेग में मुझे लगता है कि ड्रॉ होगा, सेम जो मेरा चेल्सी और पीएसजी का प्रिडिक्शन है। आई फील अवे लेग है लिवरपूल के लिए, दिक्कत हो सकती है। 1-1 मेरी प्रिडिक्शन है, बट आई फील ओवर द कोर्स ऑफ 2 लेग्स लिवरपूल विल क्वालिफाई और हमें शायद एक चेल्सी लिवरपूल क्वार्टर फाइनल देखने को मिल सकता है। बड़ा मज़ा आएगा अगर ये होता है तो। मिड 2000s में तो बहुत होता था चेल्सी लिवरपूल क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, बड़ा मज़ा आता था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब आ जाते हैं एनुअल मैचअप, हर साल जो होता है बिल्कुल एक त्यौहार की तरह है, रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। हमें पता ही है कि ये होना ही है चैंपियंस लीग में, और इस साल तो 3 बार हमें देखने को मिलेगा। ग्रुप फेज में ऑलरेडी एक बार हो चुका है जहाँ मैन सिटी ने 2-1 से हराया था रियल मैड्रिड को। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी है, बिकॉज बहुत सीजन बाद ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द वीकेस्ट रियल मैड्रिड वर्सेस वन ऑफ द वीकेस्ट मैन सिटीज़ खेल रहे हैं। हमेशा तो क्या हो रहा था लास्ट सीजन तक कि दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रांग होती थी, तो प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता था। मैच में शायद कोई भी किसी को भी फोड़ दे, वो बात अलग होती थी, बट इट इज़ वन ऑफ दोज गेम्स जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि किस तरफ जाएगा मैच। दोनों टीमों की कमजोरियां हैं, दोनों टीमें कुछ कुछ फेजेस में अच्छी हैं, दोनों टीमों के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, लेकिन अगेन क्या दोनों टीमें परफेक्ट है? बहुत दूर दूर तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही टीमों में बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं, दोनों ही टीमों में टैक्टिकल डेफिशिएंसीज भी नज़र आ रही हैं। रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो एक नज़र उनकी ला लीगा टाइटल रेस पे होगी। सिमिलरली मैन सिटी के लिए भी डन एंड डस्टेड तो नहीं है अभी प्रीमियर लीग की टाइटल रेस। अभी उनको कारावा कप का फाइनल भी खेलना है आर्सेनल के अगेंस्ट। यहीं अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो एटलेटिको से अवे फिक्सचर खेलना है, बार्सिलोना से भी एक क्लासिको अभी खेलना है, तो उनका भी काफ़ी टफ सीजन बचा है, अभी टफ फिक्सचर्स आने बाकी हैं। रियल मैड्रिड भी जैसे तैसे अपने कुछ पिछले मैचेस जीत रही है। अभी पिछले लीग मैच में भी 95th मिनट गोल मारा था फेदे वेलवर्डे ने, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड को जीत मिली थी, वरना रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग फुटबॉल तो खेल नहीं रहे हैं। ख़त्म है मामला उनका इंजरीज़ की वजह से। करेरास आउट है विद काफ इंजरी। फ्रान गार्सिया या कामाविंगा लेफ्ट बैक पे खेल सकते हैं। एम्बापे हैज़ अ नी इशू, जिसका मतलब ये है कि वो सर्जरी को डिले कर रहे हैं आफ्टर द वर्ल्ड कप। अब इस लेग में अवेलेबल नहीं है वो, ऐसी न्यूज़ आ रही हैं। रॉड्रिगो को अनफॉर्चुनेटली ACL हो गया है। हमेशा एक एक्स फैक्टर रहे हैं रियल मैड्रिड के लिए, जब जब उनको चैंपियंस लीग में स्पेशली ज़रूरत पड़ी उन क्लच गोल्स की, रॉड्रिगो ने डिलीवर किया है। हाउसन का सीज़न बहुत ख़राब जा रहा है। राउल असेंसियो बहुत ज़्यादा शेकी लग रहे हैं। तो आपको लग ही नहीं रहा है देख के कि अश्योरेंस कैसे मिलेगी आपको इस रियल मैड्रिड डिफेंस की, अगर हम बात करें। उसके साथ साथ इंजरीज की मैं और बात करूं, डेविड अलाबा अवेलेबल नहीं है, जूड बेलिंगम अवेलेबल नहीं है, तो थियागो पितार्च हो सकता है स्टार्ट करें, जो एक एकेडमी के प्रोस्पेक्ट हैं रियल मैड्रिड के। तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत है उनकी कि एक चैंपियंस लीग नॉकआउट फिक्सचर में आप एक एकेडमी ग्रेजुएट को देखेंगे रियल मैड्रिड के लिए स्टार्ट करते हुए, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। यहीं अगर हम इंडिविजुअल मैचअप्स की बात करें इस मैच में, तो सेमिन्यो वर्सेस ट्रेंट, डोकू वर्सेस फ्रान गार्सिया या कामाविंगा, जो भी उस लेफ्ट हैंड साइड पे खेलता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल होगी। दोनों बहुत अच्छे हैं ऑफेंसिवली, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी सिटी के लिए। रियल मैड्रिड को ना अपनी मिडफील्ड कॉम्पैक्ट रखनी होगी और मैन सिटी का वो प्रेशर एब्जॉर्ब करना होगा, क्योंकि अगर आप मिडफील्ड और ऑफेंसिव लाइन में डिस्टेंसेस कम कर देंगे ना, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपका बॉल प्रोग्रेशन अच्छा होता है मैन सिटी के अगेंस्ट, जो हमने ट्रेंड देखा है इस सीजन। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि रॉड्रिगो ACL के बाद हमने आते हुए देखा है और वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं जैसे वो कर रहे थे प्री इंजरी, तो जो ग्राउंड कवर करने की एबिलिटी है ना और बॉल विन करने की एबिलिटी है मैन सिटी की मिडफील्ड में, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बॉल इतनी अच्छे से रिसाइकिल कर नहीं पा रही है मैन सिटी। इसलिए भी आप देख रहे हैं कि एक हार्ड वर्किंग मेहनती मिडफील्डर से लिंक आ रहा है एलियट एंडरसन से मैन सिटी का। एक बंदा जो ये और काम कर सकता था उनके लिए, कोवाचिच, वो इंजर्ड रहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मैन सिटी के लिए अगर रियल मैड्रिड कोऑर्डिनेटेड रखते हैं, कॉम्पैक्ट रखते हैं अपने मिडफील्ड को। बट टैक्टिकली इंटरेस्टिंग मैच होगा कि दोनों टीमें कैसे अप्रोच करती हैं विद देयर इंजरीज
एंड जो इंडिविजुअल मैचअप्स होने वाले हैं, प्लस जो डेफिशिएंसीज हमें दोनों टीमों को देखने में मिल रही हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन है इस लेग के लिए 2-1 विन फॉर मैन सिटी। बर्नाबाओ में मैच है, बट आई थिंक मैन सिटी ऑलरेडी हरा चुके हैं रियल मैड्रिड को एक बार। रियल मैड्रिड अगेन लुक वेरी ससेप्टेबल, वेरी अनकन्विंसिंग। मुझे लगता है मैन सिटी विल विन दिस गेम 2-1 टू मैन सिटी, एंड एग्रीगेट पे भी मुझे लग रहा है कि मैन सिटी आगे जाएंगे। अब आते हैं अटलांटा वर्सेस बायर्न में। ऑन पेपर तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैच लग रहा है, लेकिन स्टाइलिस्टिकली काफ़ी मज़ा आएगा इस मैच को देखने में। अटलांटा भी एक ऐसी टीम है जो बहुत ज़्यादा प्रेस करती है अपने अपोनेंट्स को, और अगर आप लास्ट मैच की बात करें चैंपियंस लीग के, तो क्रेमोंटाडा किया था, 2-0 से हार रहे थे फर्स्ट लेग डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, उनको फिर आके रिटर्न लेग में जिस तरह से हराया उन्होंने, बिल्कुल डोमिनेट किया। और एक बात यह है अटलांटा की कंसिस्टेंसी नहीं रही है उनकी, अभी इस लीग में स्ट्रगल कर रहे हैं। 3 गेम विनलेस स्ट्रीक पे रहे हैं, उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, उसके बाद से 3 मैच से नहीं जीते हैं। स्काल्वीनी एक बहुत बड़ा मिस होने वाला है अटलांटा के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। रास्पाडोरी भी अवेलेबल नहीं होंगे अटलांटा के लिए, जिसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी अटैकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कमाका पे आ जाती है। चार्ल्स डी कैटलारे भी नहीं है इंजरी की वजह से इस मैच में, जिन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था लीग फेज वाले मैच में। जो ग्राउंड कवर करने वाली मैं बात कर रहा था मैन सिटी रियल मैड्रिड वाले मैच में, जो रॉड्री करते थे, वो एडरसन करते हैं अटलांटा के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा हाईली टाउटेड मिडफील्डर है, वो भी अवेलेबल नहीं है उनके लिए। तो मेरे हिसाब से है ना, बायर्न यहाँ पे राइट रन कर सकती है पहले मैच में, मतलब इतना ज़्यादा कर दे गोल का डिफरेंस पहले लेग में बायर्न की, दूसरा लेग इफेक्टिवली एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो जाए उनके लिए। काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल होगा अटलांटा के लिए उनके मेन डिफेंडर, मेन मिडफील्डर के बिना बायर्न के अटैक को रोक पाना, क्योंकि यहीं अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूं तो लुइस डियाज हैज़ बीन वन ऑफ द साइनिंग्स ऑफ द सीजन। 33 स्टार्ट्स में 20 गोल्स और 33 असिस्ट है, यानी 33 स्टार्ट्स में 33 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं लुइस डियाज के। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेफ्ट हैंड साइड पे बायर्न म्यूनिख के लिए। वर्क रेट लेके आते हैं, लेफ्ट फ्लैंक पूरा अपने आप चलाते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और वो फ्लेयर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। यहीं अगर हम राइट पे बात करें तो उनके पार्टनर होंगे माइकल ओलिसे। माइकल ओलिसे इज प्रोवाइडिंग असिस्ट फॉर फन, मतलब बिल्कुल, मतलब जिस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीजन जा रहा है माइकल ओलिसे का। 21 असिस्ट, 21 असिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं वो इस सीजन। और हैरी केन की तो मैं क्या ही बात करूं, 35 स्टार्ट्स में 50 गोल असिस्ट है उनके, अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। 45 गोल मार चुके हैं, अनबिलीवेबल फॉर्म में है। मुझे लगता है कि ये मैच तो बायर्न जीत जाएगी। मैं इस मैच की प्रेडिक्शन दूंगा 3-1 टू बायर्न म्यूनिख। मुझे लगता है 3-1 से बायर्न म्यूनिख जीतेगी। बरगामो में मैच खेलना मुश्किल होता है, थोड़ा सा टफ होता है अटलांटा के होम क्राउड के सामने खेलना। बनाना स्किन हो सकता है ये, बट स्टिल आई विल बैक बायर्न म्यूनिख। 3-1 टू बायर्न म्यूनिख, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब आ जाते हैं ब्रैकेट के राइट साइड पे। सबसे पहला मैच है न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना। अब अगेन अगर हम इंजरीज की बात करें तो दोनों फुल बैक्स अवेलेबल नहीं है बार्सिलोना के। कुंडे और बाल्डे दोनों अनफॉर्चुनेटली इंजरी से बाहर हो गए थे, तो कंसेलो और जिरार्ड मार्टिन हो सकता है कि उन दोनों की जगह खेलें। एक चीज़ जो लीग फेज मैच में काम की थी बार्सिलोना के लिए, कि जब अराउहो को खिलाया था तो उन्होंने फिजिकलिटी को काटने में मदद की थी, लाइक कैंसिल आउट की थी उन्होंने फिजिकलिटी जो न्यूकासल लेके आती है। बहुत ज़बरदस्त तरीके की एक फिजिकल टीम है न्यूकासल। तो क्या इतना बड़ा पंट ले सकते हैं अराउहो के साथ हांसी फ्लिक? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कुबार्सी और एरिक गार्सिया ही खेलेंगे, बट ये एक एक्सपेरिमेंट है जो शायद आप देख सकते हैं। बट आई स्टिल फील कि एक रिस्क होगा अराउहो को खिलाना, क्योंकि चैंपियंस लीग मैच में उन्होंने क्या किया था हम सबको पता है। तो आई फील कि कुबार्सी, एरिक गार्सिया, जिरार्ड मार्टिन और जाओ कंसेलो की बैकलाइन आपको देखने को मिल सकती है। ब्रूनो गुमारिश नहीं है न्यूकासल के लिए, जिसका मतलब यह है कि सैंड्रो टोनाली पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मिडफील्ड रन करने की। जेकब रामजी की भी फॉर्म अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन यहीं पे ही एंथनी गॉर्डन, हार्वी वांस वगैरह काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं न्यूकासल के लिए। बट 2 मेन प्लेयर जो बार्सिलोना के लिए बिल्कुल तबाही मचाए हुए हैं इस समय, पेड्री एंड लमीन यमाल। ओ माय गॉड, जिस फॉर्म में अभी लमीन यमाल चल रहे हैं, रोकना लगभग नामुमकिन है उनको। बर्नाल ने फ्रैंकी डियोंग की एब्सेंस में बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि फ्रैंकी अवेलेबल नहीं है। तो पेड्री, बर्नाल, ओल्मो या फर्मिन लोपेस जो भी खेलते हैं अलॉन्ग साइड यमाल, रफीनिया, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट फ्रंट लाइन। मेरे हिसाब से बार्सिलोना को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनिशियल फेज में न्यूकासल परेशान करेगी बार्सिलोना को, वो शुरू के 10-15 मिनट निकालने होंगे, बट अगर वो प्रेशर सस्टेन कर लिया बार्सिलोना ने तो आई थिंक दे विल सेल थ्रू। मेरा प्रिडिक्शन है ऑन द नाइट 2-1 टू बार्सिलोना, लेकिन कैंप नू में एक कंफर्टेबल बार्सिलोना विन होगी एंड आई सी बार्सिलोना प्रोग्रेसिंग थ्रू
टू द क्वार्टर फाइनल स्टेज। ये मेरा प्रिडिक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं टॉटनम हॉटस्पर वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। अगेन एक ऐसा मैच जहां प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता, क्योंकि दोनों ही टीमें ऐसी हैं जो अनप्रिडिक्टेबल फुटबॉल खेलती हैं एट टाइम्स। लेकिन जैसे टॉटनम खेल रही है, मतलब यहाँ पे टॉटनम का सीज़न ओवर हो जाता, दे हैड नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन द लीग सीज़न अगर ये मिड टेबल होते, 8th 9th होते। लेकिन टॉटनम का लीग सीज़न बचा है। क्या बचा है लीग सीज़न में भाई? उन्हें अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है। मतलब लिटरली टॉटनम ऐसे खेल रही है कि वो रेलीगेट हो सकते हैं। यहीं पे ही अगर हम एटलेटिको की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने कोपा डेल रे के फर्स्ट लेग में खेला था बार्सिलोना के अगेंस्ट, भले ही कंसिस्टेंसी उनसे नहीं देखने को मिल रही है सीज़न, लीग में वो उस फॉर्म को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे, बट ऑन अ चैम्पियंस लीग नाइट अगेंस्ट टॉटनम हॉटस्पर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगेन स्कोर प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, बट आई फील ओवर द 2 legs एटलेटिको को मैं क्वालिफाई करते देख रहा हूँ। तो मेरा प्रिडिक्शन होगा फर्स्ट लेग के लिए 2-0 टू एटलेटिको मैड्रिड। और मुझे नहीं लगता कि स्पर्स कुछ कर पाएगी इस फर्स्ट लेग में, और मुझे लगता है स्पर्स को नॉकआउट कर देगी एटलेटिको। बट अगेन चमत्कार होते हैं चैंपियंस लीग में, नेवर से नेवर वाली बात हो जाती है। यू नेवर नो कौन सी टॉटनम टर्न अप करे उस दिन, और लेट्स सी क्या होता है। अब आ जाते हैं आखिरी के 2 मैचेस पे, स्पोर्टिंग वर्सेस बोडो ग्लिम्ट। अगेन एक ऐसा मैच जिसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, बिकॉज यू नेवर नो कि बोडो ग्लिम्ट क्या लेके आएंगे, और रीज़न है ही नहीं कोई कि उनको आप अंडर एस्टिमेट करें। मैन सिटी, इंटर मिलान, एटलेटिको मैड्रिड, इन 3 टीमों को हरा के उन्होंने जगह बनाई है अपनी इस प्लेऑफ में। और जिस तरह से उन्होंने इंटर मिलान को डोमिनेट किया था ओवर द कोर्स ऑफ 2 legs, काबिल तारीफ़ चीज़ है। उनकी लीग एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है, आई थिंक नवंबर में उनकी लीग ख़त्म हो गई थी, बिकॉज आर्टिक सर्कल में क्लब है। इस टाइम पे आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो होती है। तो फ्रेश हैं प्लेयर्स, लेकिन शार्प लग रहे हैं, क्योंकि एकदम भी अगर फुटबॉल आप नहीं खेल रहे तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं होता। स्पोर्टिंग ऑल्सो सरप्राइज ऑफ द सीज़न, जिस तरह से उन्होंने लीग फेज में परफॉर्म किया था, पीएसजी को हराया था स्पोर्टिंग ने, अगर आपको याद हो तो। स्पोर्टिंग भी कोई हल्की टीम नहीं है, तो अगेन बहुत मुश्किल है ये प्रिडिक्ट कर पाना कि क्या होगा इस मैच में। बट अगेन मैं बोडो ग्लिम्ट को कैसे काउंट आउट कर दूं? जिन टीम्स का मैंने नाम लिया उनको हरा के वो आ रहे हैं। तो आई फील बोडो ग्लिम्ट विल क्वालिफाई दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है बोडो ग्लिम्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। स्पोर्टिंग आई थिंक इस लेग में ड्रॉ खेलेंगे, बोडो ग्लिम्ट से 1-1 होगा, एंड बोडो ग्लिम्ट टू गो थ्रू जब दूसरा लेग उनका बोर्डो में होगा। तो देखते हैं भाई क्या होता है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट मैच है लेवरक्यूसन वर्सेस आर्सेनल। लेवरक्यूसन भी मतलब ठीक ही कर रहे हैं, बहुत इंप्रेसिव तो है नहीं। आर्सेनल ऑन दी अदर हैंड यार, आर्सेनल, अब आर्सेनल की तो मैं क्या बात करूँ, अभी तो पूरे चर्चे ही आर्सेनल के हैं, कैसी फुटबॉल खेल रहे हैं। कॉर्नर एफसी, सेट पीस एफसी, WWE, मार लड़ाई, ये वो झगड़ा मैटर जो भी है। देखिए आर्सेनल चैंपियंस लीग में तो नियर परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ आ रही है नॉकआउट्स में। वो लास्ट के मैच डे पे उन्होंने आई थिंक 2 गोल खा लिए थे कायरात अलमाटी से, वरना वो 2 गोल भी आप हटा दीजिए तो उसके अलावा सिर्फ 2 बैंगर उन्होंने पूरी कैंपेन में कंसीड किए थे, और उसके बाद भर भर के गोल मारे हैं। सारे प्लेयर्स अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रोटेट बहुत अच्छा कर रहे हैं आर्टेटा। और ये भी एक ट्रॉफी है जो आर्सेनल को जीतने की ज़रूरत है, और आर्सेनल विल फैंसी देयर चांसेस, क्योंकि मेरे हिसाब से रिलेटिवली देव गॉट द इजी साइड ऑफ द ब्रैकेट। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक कंफर्टेबल आर्सेनल विन होने वाली है। आई विल गो 2-0 टू आर्सेनल, और ओवरऑल भी मुझे लगता है कि आर्सेनल विल क्वालिफाई। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या प्रिडिक्शंस हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट लेग की बता दीजिए, और ओवरऑल आप बता दीजिए आपको क्या लगता है कौन सी टीम आगे जाएगी। ये मेरे प्रिडिक्शंस हैं, और मिलते हैं आज रात को ZBK के साथ स्टूडियो में वॉच अलोंग के लिए। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, हाइप कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर दोस्तों, टिल देन बाय बाय, पीस।